Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss the question answers of our chapter number 2 from our book Honeycomb. That is for our class 7. And the name of our chapter is A Gift of Chappals. So as the name shows, that means the whole chapter revolves around some gift of chappals. So this is well known to all of you because you have already read the chapter. So let's discuss the question answers of the same. So the very first question is there, what is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? वो कौन सा सीक्रेट है जो मीना शेयर करती है मृदु के साथ बैकयार्ड में, घर के पिछले आंगन में? So Meena shares the secret of the kitten that they have found in front of their house and have kept in their backyard. So मीना कौन सा सीक्रेट शेयर करती है मृदु के साथ? यस, सीक्रेट ऑफ द किटन, किटन का सीक्रेट शेयर करती है। और किस किटन का? जो उन्होंने अपने घर के बाहर फाउंड किया था, जो उनको अपने घर के बाहर मिला था। एंड दे हैव केप्ट दिस इन देयर बैकयार्ड, और उन्होंने इस किटन को बैकयार्ड में रखा था, छिपा कर रखा था। दैट्स व्हाई इट वाज अ सीक्रेट। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? अब जो रवि है वो किस तरह से किटन के लिए मिल्क अरेंज करता है, किस तरह से मिल्क लेकर आता है? सो रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन saying that he was feeling hungry. Even he has to drink most of it to prove Pati that he was indeed hungry. अब रवि बहुत मुश्किल से घर की किचन से उसके लिए दूध लेकर आता है किटन के लिए। कैसे लाता है? He brings milk from the kitchen saying that, वो ये कहकर कि उसको भूख लगी थी, इस तरह से वो अपने किटन के लिए जो है मिल्क लेकर आता है। और इवन जब उसके हाथ में मिल्क होता है, पाती उसको देख लेती है ना, तो वो पाती को ये दिखाने के लिए कि सच में उसको भूख लगी थी, तो इसलिए वो उसमें से बहुत सारा दूध उसको पीना भी पड़ता है, ये प्रूव करने के लिए पाती को कि एक्चुअली ही वाज फीलिंग हंग्री। एंड ही देन ब्रिंग्स द टम्बलर इन द बैकयार्ड एंड एम्पटाइज इट इन द कोकोनट शेल। फिर उसके बाद वो जल्दी से बैकयार्ड में वो टम्बलर लेके आता है, गिलास लेके आता है, मिल्क वाला गिलास। एंड उसके बाद फिर उसको कोकोनट शेल में खाली करता है और फिर वापस जाके उस टम्बलर को किचन में धोकर रख के आता है। स्टोरी पढ़ी है आपने, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहाँ क्वेश्चन नंबर गलत हो गया। आई थिंक फर्स्ट के बाद सेकंड और उसके बाद फोर्थ आ गया है, तो इट इज 3। रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई। दिस शोज दैट, अब रवि के पास बहुत कुछ है बताने के लिए एमपी पुनाई के बारे में। लाइक वो बताता है ना कि ये महेंद्रन, जो इस कैट को नाम दे देता है महेंद्रन, और उसके बाद बोलता है ये महर्षि कैट की डिसेंडेंट है, एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी बनाता है ना। तो रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई। एमपी पुनाई दैट मीन्स किटन को जो नाम दिया होता है उसने, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। सो दिस शोज दैट, इससे हमें क्या पता चलता है कि ही इज मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, और हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, और ही हैज रिच इमेजिनेशन, या फिर ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। So according to us, we can give answer for this question. We can also choose one statement or we can choose more than one also. So here I have chosen Ravi has a lot to say about MP Panay. This shows that his knowledge of history is sound and he has a rich imagination and he is an intelligent child. अब यहाँ पे अगर हम इसको स्किप करना चाहें कि ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, तो इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये बता सकते हैं कि उसकी जो नॉलेज है हिस्ट्री की वो बहुत साउंड है एंड ही हैज रिच इमेजिनेशन। ऑफकोर्स उसकी इमेजिनेशन तो हमें पता चलती है जिस तरह से वो किटन के बारे में एक्सप्लेन करता है, महर्षि कैट के बारे में, और उसकी हिस्ट्री की नॉलेज भी पता चलती है। तो इस तरह से हम ये दोनों पॉइंट्स तो लिख ही सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि वो इंटेलिजेंट चाइल्ड है तो यू कैन ऑल्सो write down that. What was the noise that startled Mridu and frightened Mahendran? कौन सी ऐसी आवाज थी जिसने महेंद्रन को डरा दिया एंड मृदु को स्टार्टल्ड कर दिया, मृदु को अचानक से हिला दिया कि अचानक से हैरान कर दिया
कि वो एकदम से घबरा गई कि ये कौन सी, और कंफ्यूज होगी कि ये कौन सी आवाज है, कहाँ से आ रही है. सो इट वॉज द साउंड कमिंग आउट ऑफ ललीज वायलिन दैट स्टार्टर्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन. तो ये कौन सी साउंड थी? ये लल्ली के वायलिन बजाने की साउंड थी जिसने मृदु को स्टार्टर कर दिया और महेंद्रन को फ्राइटन कर दिया. So next question is that the music master is making lovely music. Read aloud the sentence in the text that expresses the idea. अब जो म्यूजिक मास्टर है वो बहुत अच्छे से म्यूजिक बजा रहे थे, है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा है. और जो लल्ली है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बजा रही थी. तो अब जो इस चीज को प्रूव करने के लिए, इस चीज के लिए जो सेंटेंस यूज किया गया है, इस मीनिंग को शो करने के लिए कि जो म्यूजिक मास्टर का म्यूजिक था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, तो इसके लिए कौन सा सेंटेंस हमने यूज किया, हमने कौन सा सेंटेंस पढ़ा चैप्टर में. सो द सेंटेंस इज द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. The music master के जो notes थे, it seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody. जो म्यूजिक के invisible tracks थे उस पे ऐसा लग रहा था मानो जो म्यूजिक टीचर जो है म्यूजिक बजा रहे थे, तो इट सीम्ड कि उनका जो म्यूजिक है वो फ्लॉट कर रहा है, तैर रहा है, परफेक्टली तैर रहा है उन इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ म्यूजिक पे. मतलब जो हमें म्यूजिक के ट्रैक्स दिखाई नहीं दे रहे, बट एफर्टलेसली बहुत ही इजीली फ्लॉट कर रहा है, तैर रहा है उनका म्यूजिक. तो इस तरह से म्यूजिक मास्टर का जो म्यूजिक था वो बहुत ही लवली था. सो हैड द बेगर कम टू रुक्मिणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था, है ना, कि जो बेगर था वो रुक्मिणी के घर में पहली बार थोड़ी ना आया था. सो नो द बेगर हैड बीन कमिंग टू रुक्मिणीज हाउस फॉर लास्ट 1 वीक. अब जो बेगर था वो रुक्मिणी के घर में पूरे पिछले वीक से आ रहा था, पूरे 1 वीक से आ रहा था. एंड द बेगर हिमसेल्फ कंफर्म्स दिस, saying that he had kept his body and soul together for a whole week because of रुक्मिणीज kindness. और बेगर खुद ही इस चीज को एडमिट करता है, इसी चीज को कंफर्म करता है कि वो पूरा 1 वीक जो उसने अपनी बॉडी और सोल को मैनेज किया है, दैट मीन्स वो सरवाइव कर सका है, अपने आप को जिंदा रख सका है, वो सिर्फ रुक्मिणी की दया के कारण था. सो इस तरह से हमें पता चलता है कि वो पूरे पिछले 1 वीक से आ रहा था उनके घर पे. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukmani's mood? अब जब हम गुस्से में होते हैं तब आप नोटिस करना कि कभी मम्मा गुस्सा कर रही है आपको, तो मम्मा जब ऐसे फ्राउनिंग फेस बनाती है तो उस आईब्रोज के बीच में एक वी शेप्ड लाइन बन जाती है. तो वी शेप्ड लाइन किस लिए होती है, किस तरह से बनती है, क्यों बनती है? तो ये क्या सुजेस्ट कर रही है? वी शेप्ड लाइन जो रुक्मिणी के माथे पे बन गई थी, है ना, उसके आईब्रोज के बीच में. सो द वी शेप्ड लाइन सजेस्ट दैट रुक्मिणी वाज वेरी एंग्री एंड वाज अबाउट टू लूज हर टेम्पर ऑन द चिल्ड्रन. इससे ये पता चलता है कि जो रुक्मिणी आंटी है उनको बहुत गुस्सा आ गया था और उनका सारा गुस्सा बच्चों पे उतरने वाला था, है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग विद द टेक्स्ट. So the very first question from working with the text is complete the following sentences. So we have been given here a few sentences that are not complete but we have to complete it, and the highlighted words are completing the given sentences. First one is there. Ravi compares Lali's playing the violin to. अब जो रवि है वो लल्ली का जो वायलिन प्ले कर रही है लल्ली, उसको किसके साथ कंपेयर करता है? सो ही कंपेयर्स इट टू डीरेलिंग ऑफ अ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक. तो किससे कंपेयर कर रहा है? कि एक ट्रेन से जो कि पटरी से उतर गई है और रास्ते से हट गई है. गोइंग ऑफ द ट्रैक, अपने रास्ते से हट कर चल रही है. सो इस तरह से जो उसका म्यूजिक था, क्योंकि बिल्कुल बेकार था, अच्छे से नहीं बजा रही थी, इवन उसको वायलिन भी अच्छे से नहीं पकड़ना आ रहा था, तो उसके जो म्यूजिक को कैसे कंपेयर किया गया है? डीरेलिंग ऑफ अ ट्रेन, कि एक ट्रेन जो है जैसे मानो अपनी पटरी से उतर गई हो और दूसरे रास्ते पर चल पड़ी हो. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज, महेंद्रन टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. अब जब महेंद्रन जो किटन है उसने अपने आप को हाइड करने की कोशिश की,
रेड चिलीज की ट्रे के नीचे, जो एक बैम्बू ट्रे पड़ी हुई थी जिसके अंदर रेड चिली सुखाने के लिए रखी हुई थी रुक्मिणी आंटी ने, है ना। तो जब महेंद्रन महेंद्रन जब फ्राइटन हो गया इस लल्ली के म्यूजिक को सुनकर, तो इसने एकदम से बाउंस किया, जंप किया, कहाँ पर, रेड चिलीज की ट्रे के ऊपर, बैम्बू ट्रे के ऊपर, और उस अपने आप को उसके नीचे छिपाने के लिए इसने कुछ एक चिलीज जो है अपने ऊपर उड़ेल ली। The teacher played a few notes on his violin and Lally dash. टीचर दैट मीन्स म्यूजिक टीचर ने कुछ एक नोट्स प्ले किए अपने वायलिन पे, और उसके बाद लली ने क्या किया, स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। तो लली ने उसको कॉपी करना था म्यूजिक टीचर के नोट्स को, है ना। तो स्टम्बल्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही हेजिटेंटली लड़खड़ाती हुई रुक रुक कर, हॉल्टिंगली, नॉट हेजिटेंटली रादर हॉल्टिंगली, वो बहुत ही लड़खड़ा कर, स्टम्बल्ड वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि वो लड़खड़ाते हुए म्यूजिक टीचर को कॉपी कर रही थी अपने वायलिन पे। दैट मीन्स जो नोट्स म्यूजिक टीचर ने प्ले किए उसको लल्ली ने भी कॉपी करना था, बट शी वॉज स्टम्बलिंग व्हाइल डूइंग दिस। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। The beggar said that the kind ladies of the household dash. So the beggar क्या कहता है? The beggar said the kind ladies of the household have been very generous and helped him survive for a week. तो beggar कहता है कि जो इस घर की लेडीज हैं, किसको बोल रहा है, रवि, मृदु और मीना को। कब बोलता है, जब रवि की मम्मी बोलती है कि इस बैगर को भगा दो यहाँ से, कि वो कोई दूसरा घर ढूंढ ले, अब हमारी किचन में कुछ नहीं है ना। तो बैगर ये कहता है कि इस घर की जो लेडीज हैं, द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड हैव बीन वेरी जेनरस, तो ये घर की जो लेडीज हैं बहुत ही काइंड है, एंड दे हैव बीन वेरी जेनरस ऑल्सो। जेनरस का मीनिंग भी दयालु होता है, काइंड होता है। एंड दे हेल्प हिम सर्वाइव फॉर अ वीक, कि उन्होंने की जो बैगर है वो अपने आप को सर्वाइव कर पाया है पूरे 1 वीक के लिए, सिर्फ उन्हीं की हेल्प और जेनरोसिटी के कारण। आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लली, सो व्हाट डिड ही आस्क, जब लेसन पूरा हो गया, दैट मीन्स जब म्यूजिक टीचर की क्लास ओवर हो गई, जब वो घर पे आते थे म्यूजिक सिखाने के लिए लली को, तो जब उनकी क्लास ओवर होगी, टाइम ओवर हो गया, टाइम अप हो गया, तो उसके बाद उन्होंने लल्ली को क्या पूछा, देन ही आस्क्ड लली इफ शी हैड सीन हिज चप्पल्स, तो लल्ली को पूछा कि क्या उस लल्ली ने उनकी चप्पल्स देखी हैं। क्यों पूछा, क्योंकि वो अपनी चप्पल ढूंढ नहीं पा रहे थे। और कैसे ढूंढ पाते, क्योंकि वो तो बच्चों ने किसको दे दी थी, बैगर को। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। अब तीनों बच्चे जो हैं चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो म्यूजिक टीचर और लल्ली को देखते हैं विंडो से, है ना। तो म्यूजिक टीचर को किस तरह से उस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया था। सो लेट्स सी, म्यूजिक टीचर वाज अ बॉनी फिगर, ही वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लल्ली विद हिज बैक टुवर्ड्स द विंडो। ही वाज अ bald headed man with fringe of black oiled hair falling around his ears. He had an old fashioned tuft. और जो म्यूजिक टीचर थे वो कैसे दिखते थे, ही वॉज अ बोनी फिगर, दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा स्लिम थे, बहुत पतले थे। एंड ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लली, और लली के सामने बैठे थे, बट उनकी जो बैक थी वो विंडो की तरफ थी, विद हिज बैक टुवर्ड्स द विंडो। ही वॉज अ बाल्ड हेडेड मैन, दैट मीन्स उनका जो ज्यादातर जो सिर था वो गंजा था, है ना। ही वॉज अ बाल्ड हेडेड मैन, गंजे सिर वाले थे वो, बट देयर वॉज अ फ्रिंज ऑफ ब्लैक ऑयल्ड हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, बट उनके जो कानों से लेके, है ना, दोनों कानों के एरिया तक, जैसे गोलाई में एक फ्रिंज थी बालों की, और वो बाल कैसे थे, ब्लैक कलर के थे, ऑयलिंग की हुई थी प्रॉपर वे से उनको। एंड ही हैड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और एक पुराने फैशन की उन्होंने एक टफ्ट बनाई हुई थी, एक चोटी बनाई हुई थी। तो आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हो बुक में, जिस तरह से हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो उसमें पिक्चर में प्रॉपर वैसे ही इनका दिखाया गया है। सो ही हैड अ शाइनिंग गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक एंड अ डायमंड रिंग इन हिज हैंड। अब जो उनकी नेक के लिए यहाँ पर, वहाँ जो चैप्टर में ना लेदरी नेक भी लिखा है, कि जो उनकी लेदर लाइक जो नेक नजर आ रही है, गर्दन नजर आ रही है, तो उस गर्दन के चारों ओर एक गोल्ड चेन है, उसके गर्दन के अराउंड गोल्ड चेन है, एंड उन्होंने हाथ में एक डायमंड रिंग पहन रखी है,
एंड ही वॉज वेयरिंग अ गोल्डन बॉर्डर धोती. और क्या पहना हुआ था उन्होंने? गोल्डन बॉर्डर वाली धोती. एंड हिज लार्ज फुट वॉज स्टक ऑन द फ्लोर एंड ही वॉज बीटिंग द फ्लोर विद हिज स्क्रॉनी टो. और जो उनका बड़ा पैर था, मतलब बड़ा पैर कि इसलिए बोला बड़ा पैर क्योंकि उनके जो पैर थे वो लंबे लंबे थे. सो उनका एक बड़ा पैर इट वॉज स्ट्रक ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे दिखाई दे रहा था, जो कि उनकी धोती से निकलकर मतलब हमें दिखाई दे रहा था. एक पैर तो छिपा हुआ था, जैसे उन्होंने चौकड़ी मारी हुई थी तो हाफ क्रॉस लेग की हुई थी, एक लेग को क्रॉस किया हुआ था और एक को ऊपर को उठाया हुआ था आधा, और वॉयलिन पकड़ा हुआ था. आप पिक्चर देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा. तो एक पैर उनका जो दिखाई दे रहा था एंड इट वॉज बीटिंग, ही वॉज बीटिंग द फ्लोर विद हिज स्क्रॉनी टो, और वो अपनी लंबी पतली टो के साथ बीट कर रहे थे फ्लोर पे. जैसे आपको पता है कि कोई म्यूजिक चलता है, समटाइम्स हमें म्यूजिक में इंटरेस्ट आ जाता है तो हमारे हाथ अपने आप बीट करने शुरू करते हैं या फिर हम पैरों से बीट करते हैं. तो इसी तरह से ही वॉज ऑल्सो बीटिंग विद हिज स्क्रॉनी टो. So next question is there, what makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals? अब किस बात से मृदु ये बात कह देती है कि जो बेगर है उसके पास शायद पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के. So the answer is that the beggar showed his feet to the children. बेगर ने अपने पैर दिखाए बच्चों को. There were pink blisters on his bare feet which made Mridu conclude that he didn't have the money to buy chappals. अब जो बैगर है बच्चों को अपने पैर दिखाता कि देखो उसके पैरों में कैसे छाले पड़े हुए हैं, मतलब वो धूप से डर रहा था वहां जाने के लिए, और वो कहता है ना कि मुझे थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करने दो, मैं चला जाऊंगा अगर आप मुझे खाने को कुछ नहीं दे रहे हो तो. सो अपना पैर वो बाहर निकालता है बैगर ये बच्चों को दिखाने के लिए, और वो क्या दिखाता है वहां पे कि देयर वर पिंक ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट, उसके जो नंगे पाँव थे, दैट मीन्स ही वाज नॉट हैविंग चप्पल्स. सो उसके जो पाँव के नीचे जो सोल था उसका जो पाँव का, देयर वर पिंक कलर्ड ब्लिस्टर्स, पिंक कलर के ब्लिस्टर्स हुए पड़े थे, फफोले हुए पड़े थे. एंड विच मेड मृदु कंक्लूड दैट ही डिडंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स. और इसी बात से मृदु ने ये कंक्लूड कर दिया कि इसके पास चप्पल्स खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि अगर किसी के पास पैसे हों चप्पल खरीदने के तो वो क्यों धूप में चले, क्यों अपने आप को इतना कष्ट दे, है ना. सो व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न. अब इस बात को वो किस तरह से सजेस्ट करती है, अपना कंसर्न किस तरह से दिखाती है. मतलब ही इज फीलिंग फॉर द बेगर, शी इज फीलिंग फॉर द बेगर, शी इज फीलिंग हर्ट टू सी द बेगर, कि उसको उसके लिए बहुत फीलिंग आ रही है, दया आ रही है. कि शी सजेस्ट, व्हाट डज शी डू टू सजेस्ट हर कंसर्न, किस तरह से अपना कंसर्न दिखाती है, अपनी सहानुभूति दिखाती है उस बेगर के लिए. She suggests to give an old pair of chappals to the beggar. This shows her concern for the beggar. तो वो क्या कहती है कि रवि को बोलती है ना कि आप तुम्हारे घर में कोई पुराना पेयर है चप्पल्स का, तो अगर तो हम इस बेगर को दे देते हैं. सो इस तरह से वो अपना कंसर्न दिखाती है, अपनी सहानुभूति और अपनी इमोशंस दिखाती है बेगर के लिए. तो दैट मीन्स शी सजेस्ट टू गिव एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बेगर. So next question is there, have you children, she began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly. Have you children seen anyone lurking around the veranda? तो ये वर्डिंग किसने कही थी? Yes, रुक्मिणी आंटी ने. कब कही थी? जब वो देखती है कि म्यूजिक टीचर की चप्पल गायब है और ये जो तीनों बच्चे हैं पेड़ के नीचे आराम से बैठे हैं और बहुत ही क्यूरियसली क्वाइट हैं. क्यूरियसली क्वाइट मतलब नॉर्मली क्वाइट नहीं है, कुछ ज्यादा ही क्वाइट हैं और आराम से देख रहे हैं. अदरवाइज कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो बच्चे सबसे पहले भाग कर आते हैं कि अरे क्या हुआ, किसकी चप्पल गायब होगी, हम ढूंढ देते हैं, एंड सो ऑन, इस तरह की बातें करते हैं. बट दे वर सिटिंग देयर ओनली एंड दे हैड नॉट कम टू द म्यूजिक टीचर. तो रुक्मिणी आंटी को शक होता है तो वो क्या पूछती है बच्चों को, हैव यू सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा. तो उसकी जो टोन है रुक्मिणी आंटी की पूछने की वो चेंज हो जाती है. नॉर्मली उसने जस्ट एकदम से ऐसे अचानक किसी को पूछते हैं कि अरे बच्चों आपने किसी को देखा है यहाँ पे घूमते हुए, या फिर आपने चप्पल देखी है म्यूजिक टीचर की.
तो इस तरह से जब वो पूछने ही वाली होती है तो वो देखती है कि बच्चे जो है ज़्यादा ही क्यूरियसली क्वाइट हैं, एक्सट्रीमली क्वाइट हैं, तो उसकी टोन चेंज हो जाती है और वो अपना थोड़ा सा जो जैसे पूरा बहुत एक्साइटेडली पूछने वाली होती है तो शी जस्ट आज मोर स्लोली, तो धीरे से पूछती है कि अच्छा बच्चों, इतनी बात तो ऊंची बोल देती है, आपने किसी को यहाँ घूमते हुए देखा है वेरांडा के आसपास? सो व्हाट डू यू थिंक रुक्मिणी रियली वांटेड टू आस्क? तो आपको क्या लगता है कि रुक्मिणी आंटी क्या पूछने वाली थी एक्चुअल में? सो रुक्मिणी वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन व्हाट दे हैड डन विद द चप्पल्स। तो जब उसने देखा बच्चों के रिएक्शंस को, एक्सप्रेशंस को देखा बच्चों के, तो आंटी ये पूछने वाली थी कि व्हाट दे हैड डन विद द चप्पल्स, कि उन्होंने चप्पल्स के साथ क्या किया है। व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन? और उन्होंने चेंज क्यों किया अपना क्वेश्चन? शी चेंज्ड द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियस एंड क्वाइट। शी बिकेम श्योर दैट द चिल्ड्रन हैड समथिंग टू डू विद द चप्पल्स। दे हैड डन समथिंग विद द चप्पल्स, मे बी दे हैड हिडन इट समवेयर, है ना? सो व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड? तो क्या लगता है, क्या सोचती है आंटी कि क्या हुआ होगा? शी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल्स समवेयर। तो आंटी सोचती है कि मे बी बच्चों ने चप्पल को छिपा दिया होगा। पहले तो वो एक्चुअल में ही सोच रही थी, इस चीज को ध्यान से समझो, पहले तो एक्चुअल में सोच रही थी कि शायद सच में जो चप्पल है वो गायब हो गई है। तो बच्चों को आकर यही पूछने वाले थे कि आपने किसी को कहीं यहाँ घूमते हुए देखा है, बट जब देखती है कि बच्चे एकदम से चुप हैं, शांत हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस बात में और बहुत ध्यान से देख रहे हैं हर एक चीज को, तो आंटी को शक हो जाता है कि शायद बच्चों ने चप्पल के साथ कुछ किया है, शायद इसको छिपा दिया है ना? चलिए, next question is there. On getting Gopu Mama's chapel, the music teacher tried not to look too happy. Why? अब जब गोपू मामा की चप्पल मिल जाती है म्यूजिक टीचर को, तो वो अपनी खुशी को छिपाता है। And he tries not to look too happy. ऐसा कोशिश करता है कि उसके फेस से उसकी खुशी ना झलके। ऐसा क्यों? So the answer is there. Music teacher's चप्पल were old. म्यूजिक टीचर जो थे उनकी जो चप्पल थी वो बहुत ही पुरानी थी। बट ही टोल्ड अ लाई टू लली। उन्होंने लली को झूठ बोला, ये कहा कि दे वर ब्रांड न्यू, कि उसकी जो चप्पल थी वो नई थी, न्यू थी। गोपू मामा हैड हार्डली यूज हिज न्यू चप्पल्स। बट जो गोपू मामा की चप्पल जब रुक्मिणी आंटी दे देती हैं म्यूजिक टीचर को, तो वो कैसी थी चप्पल्स? एंड दे वर हार्डली वॉर्न, है ना, हार्डली यूज्ड एंड हिज चप्पल्स वर न्यू। गोपू मामा की चप्पल न्यू थी और बहुत ही कम पहनी हुई थी, ना के बराबर। एंड द म्यूजिक टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग दैम। और म्यूजिक टीचर बहुत खुश था उन चप्पल्स को लेके। बट ही वॉज ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग्स। बट वो अपनी इस फीलिंग्स को, खुशी की फीलिंग को छिपा रहा था। ही ट्राइड टू शो दैट ही वॉज अपसेट विद द चिल्ड्रन एंड विद हिज लॉस। बल्कि ये शो कर रहा था कि वो अपसेट है और बच्चों के बिहेवियर के कारण कि उन्होंने उसकी चप्पल को गायब कर दिया है, और वो अपने नुकसान को लेकर कि उसकी चप्पल गुम हो गई है, इस चीज को लेकर वो अपसेट था। ऐसा उसने दिखाने की कोशिश की। अदरवाइज वो खुश था क्योंकि उसकी चप्पल तो पुरानी थी और उसको बदले में एक नई चप्पल मिल गई। सो दैट्स व्हाई ही वाज फीलिंग हैप्पी एक्चुअली, बट ही वाज ट्राइंग टू हाइड हिज happy feelings. So next question is there. On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? अब जब beggar को चप्पल्स का पैर मिला, है ना, a pair of chappals given by the children only. So on getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. जो beggar था एकदम 1 मिनट में ही गायब हो गया। Why was he in such a hurry to leave? वो इतनी जल्दी में क्यों था वहां से जाने के लिए? So the answer is that the beggar was in a hurry to leave after getting the chappals because he knew that the children had given these chappals to him without seeking the permission of elders. अब जो beggar था वो इसलिए जल्दी में था वहां से जाने के लिए क्योंकि जब उसको चप्पल्स मिली, he was really in need of that chappals. उसको बहुत बुरी तरह से badly needed था कि उसको चप्पल्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, है ना। So he left in hurry. वो एकदम से जल्दी से वहां से चला गया after getting those chappals because he knew, क्योंकि उसको पता था कि जो बच्चे हैं उन्होंने उसको चप्पल जो दी है वो बिना बड़ों की परमिशन के दी है।
बड़ों से परमिशन नहीं ली थी बच्चों ने चप्पल्स को बेगर को देने की। सो ही फियर्ड दे माइट बी टेकन बैक फ्रॉम हिम, और उसको ये डर था कि कहीं जो घर के एल्डर्स हैं वो आके उसके चप्पल को वापस ना ले ले। सो ही लेफ्ट इन अ हरी, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी से वहां से चला गया। वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुक्मिणी बिगेन टू लाफ। व्हाट मेड हर लाफ? अब वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन, जब रुक्मिणी आंटी ये म्यूजिक टीचर को चप्पल दे देती हैं, म्यूजिक टीचर अपने घर चले जाते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स वो मृदु को बोलती है ना चलो आओ खाना खा लो, और मृदु और मीना के साथ वो किचन की तरफ चल पड़ती हैं रुक्मिणी आंटी, और रुक्मिणी बिगिन टू लाफ, तो रास्ते में अचानक से रुक्मिणी हंसना शुरू कर देती है। एंड व्हाट मेड हर लाफ, किस बात से उनकी हंसी छूटती है, किस बात से वो हंसती हैं? सो रुक्मिणी वाज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल्स। अब रुक्मिणी आंटी को हंसी आ जाती है जब वो ये इमेजिन करती है कि गोपू मामा को जब चप्पल नहीं मिलेगी शाम को जब वो घर आएंगे तो कैसा फील होगा उनको, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। तो इस बात से उनकी हंसी छूट जाती है। ही हैड द हैबिट ऑफ टेकिंग ऑफ हिज शूज इमीडिएटली आफ्टर कमिंग होम एंड पुटिंग ऑन दोज चप्पल्स, क्योंकि जो गोपू मामा थे उनकी हैबिट बनी हुई थी जैसे ही वो घर पे आते थे तो जल्दी से अपने शूज उतारते थे एंड डायरेक्ट जस्ट अपनी चप्पल्स की तरफ बढ़ते थे और उनको पहन लेते थे। शी लाफ्ड वॉन्डरिंग व्हाट एक्सक्यूज वुड शी गिव टू हिम, और ऊपर से इस बात से भी उनकी हंसी आ जाती है उनको कि वो सोचती हैं कि वो गोपू मामा को क्या एक्सक्यूज देंगी कि उनकी चप्पल कहाँ गई एंड व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन, और इससे गोपू मामा का क्या रिएक्शन होगा, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो इस बात को सोच के रुक्मिणी आंटी को हंसी आ जाती है। So with this we have finished our question answers of this chapter. I hope all of you have understood these. Thank you. Have a nice day.